नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड में अपराधियों पर सीएम धामी का सख्त रुख, कहा बाहरी व्यक्तियों का खंगाला जाएगा आपराधिक इतिहास। लक्सर में आबदीपुर में फिर हुई जमीन की पैमाइश, कई बार मापजोख फिर भी नहीं हटे कब्जे। हाईकोर्ट के आदेश पर जारी कार्रवाई, कब्जाधारियों की सूची एसडीएम को भेजी जाएगी। चमोली में गैस वितरण व्यवस्था पर प्रशासन सख्त, कर्णप्रयाग में एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण, गैस एजेंसियों में मिली कई अनियमितताएं, एरिया मूवमेंट प्लान पाया गया। ऋषिकेश में आवारा गौवंश पर प्रशासन सख्त, सीडीओ अभिनव शाह ने सौंपी जिम्मेदारी, निगम और पशुपालन विभाग मिलकर करेंगे कार्रवाई। चारधाम यात्रा के लिए 17 अप्रैल से शुरू होगा ऑफलाइन पंजीकरण, ऋषिकेश में 24 आईएसबीटी पर 6 काउंटर उपलब्ध, सीडीओ ने की समीक्षा। और उत्तराखंड में ई ऑफिस प्रणाली सभी विभागों में अनिवार्य, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 100% उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में धामी सरकार को 4 साल पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जहां आम जनता की समस्या सुनकर सरकारी लाभ दिया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों की मुख्य समस्या पलायन को रोकने के लिए भी धामी सरकार ने प्रभावशाली कार्य के साथ अब मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रहे उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग ने 4 सालों में पलायन रोकने और रिवर्स पलायन करने के लिए उच्च स्तरीय कार्य किया है। उत्तराखंड के अलग अलग गांवों में देश और विदेशों से लौटे रिवर्स पलायन करने वाले लोगों को एकजुट करके पलायन आयोग इन सभी लोगों के अनुभव लेगा। साथ ही इन लोगों को एकजुट कर क्षेत्र में नए रोजगार और नए अपॉइंटमेंट मॉडल का भी डेटा कलेक्ट करके सरकार की योजनाओं में इन्हें शामिल करेगा, जिससे इस तरह के रोजगार अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग कर सके और उनके अनुभव से भी सीख सके। आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर प्रवासी पंचायत आयोजित की जा रही है। रिवर्स पलायन के संतोषजनक आंकड़ों के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि प्रवासी पंचायतों के माध्यम से उत्तराखंड के प्रवासियों को और प्रेरित किया जाए। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना है। इस प्रवासी पंचायत में अपने गांव में स्वरोजगार कर चुके प्रवासियों को गांव के अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ ही पलायन कर चुके लोगों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वो भी प्रेरित होकर वापस गाँव में स्वरोजगार कर सके, जिस पर सरकार की मंशा पर विपक्ष सवाल खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री को समय समय पर रिपोर्ट दी जाती है, और ये जो प्रवासी पंचायत आयोजित की जाएंगे ये उन्हीं के दिशा निर्देश पे आयोजित की जानी है। और अभी पीछे हमने एक रिपोर्ट दी है जो रिवर्स वाले आए हैं, रिवर्स पलायन करके लोग आए हैं, जो मैंने कहा 6-6.25 हज़ार लोग हैं जो कि पलायन कर गए थे, वापस अपने गांव में आके रोजगार कर रहे हैं। उसके बारे में रिपोर्ट दी थी और उस चर्चा के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि प्रवासी पंचायत आयोजित की जाए, जिससे कि लोग और प्रेरित हों गाँवों पे जाने में। प्रवासी पंचायत देखिए, ये बहुत बड़ी अच्छी सोच माननीय मुख्यमंत्री की। उन्होंने सोचा है कि प्रवासी जो हमारे अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं, देश के अंदर और जो विदेशों में भी रह रहे हैं, वो आए। इस तरह के सम्मेलन पूर्व भी माननीय धामी सरकार ने किए हैं और आज भी इसकी शुरुआत की गई है, ताकि आए अपने गांव में रहें, यानी कि रिवर्स पलायन हो। और रिवर्स पलायन पहले भी हुआ है, जब कोरोना काल में हम जूझ रहे थे उस समय भी रिवर्स पलायन हुआ, और आज कुछ लोगों ने अच्छे उद्यमी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का 4 साल का कार्यकाल पूरा निराशाजनक रहा। किस प्रकार से इनके 4 साल के जो इनका पूरा हुआ है उसमें किस प्रकार से छात्रों को लाने का इन्होंने काम किया। बसों में भर भर के जो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे थे उनको आप कार्यक्रम में लेके आ रहे हैं। रिवर्स पलायन की आप बात कर रहे हैं। आप बताइए, प्रदेश के अंदर कितना रिवर्स पलायन हुआ, कितने बेरोजगार युवकों को आपने रोजगार दिया, कितने उद्योग धंधे प्रदेश के अंदर लगे, कितनी लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को आपने बढ़ावा दिया। प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी विकास की नीति ये लोग लेके नहीं आए जिसको हम इनकी उपलब्धि कह सके। पूरे प्रदेश के अंदर जो औद्योगिक प्रदेश बना, पहली निर्वाचित सरकार में जब नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब तक के आंकड़ों की बात करें तो रिवर्स पलायन करने वाले जिलों में सबसे ज्यादा 1213 लोगों ने पौड़ी जिले में वापसी की है। इसके बाद अल्मोड़ा में 976, टेहरी में 827 और चमोली जिले में 760 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। रिवर्स पलायन करने वाले लोगों ने एग्रीकल्चर, पशुपालन, छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, पर्यटन, होम स्टे जैसे कारोबार में लौटकर हाथ आजमाया है।
लेकिन विपक्ष का मानना है कि अभी तक हुआ पलायन भाजपा सरकार आने के बाद से सर्वाधिक देखने को मिला है। भाजपा रिवर्स पलायन को लेकर भविष्य का खाका तैयार करने की बात कर रही है। विपक्षी दलों पर प्रहार करती भी नजर आ रही है। रिवर्स प्लान हम लोग हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, जो हम जिनको प्रवासी हमारे जो लोग हैं, वो पूरे देश में और विदेश में है। अगर यदि हमारी सरकारों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, यदि उनको सहभागिता, अगर प्रदेश में उनके विकास की सहभागिता में उनको सहभागिता बनाया होता, तो आज सिडकुल में आप ये देखिए धामी जी और या जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, वो उत्तराखंड क्रांति दल को और जनता को ये श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने सिडकुल में कितने पहाड़ियों को भूमि आवंटन की। भाई रिवर्स प्लान तो तब होगा ना जब आपने उनको भूमि आवंटन की हो। देखिए धामी जी, पहली बात तो ये बताएं कि जो पलायन आयोग था वो कहाँ चला गया है। पलायन आयोग खुद भारतीय जनता पार्टी का पलायन कर चुका है और आप रिवर्स पलायन की बात कर, रिवर्स पलायन की बात हुई है तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। कोरोना काल के वक्त जब प्रवासी मजदूर प्रदेश में वापस आए थे तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार से ये निवेदन किया था कि कुछ ऐसा करिए, ऐसी नीतियां और रीतियां बनाइए जिससे कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं इन्हें वापस ना जाना पड़े और उस रिवर्स पलायन करके ये यहाँ पे रह जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, सारे प्रवासी मजदूर यहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना शिक्षा व्यवस्था है, ना हमारे लिए रोजगार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और विशेष रूप से वर्तमान सरकार और वर्तमान युवा मुख्यमंत्री का पूरा फोकस रिवर्स पलायन पर रहा है और यही उत्तराखंड की भविष्य की जरूरत भी है, जिसे युवा मुख्यमंत्री ने समझा। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आपको सीधा दिखा रहे हैं। स्वर्णिम क्रांति युग को पुनः स्थापित करने के लिए और नई पीढ़ी को उससे जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का यह उपक्रम महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विकसित बनाएगा। 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। हमारे यहाँ इस सप्ताह भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया, एक एक चीज का हिसाब कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है? वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है। ये आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त। महाकाल ने समय को जन्म दिया और उज्जैन ने समय को आत्मा दी। विक्रमादित्य ने जिस काल गणना को स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे पुनः जीवित किया। और इसी क्रम में विशाला लोकहित सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष, जिनके महते नेतृत्व में ये प्रस्तुति होने जा रही है, श्री राजेश कुशवाहा जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वे स्वागत संबोधन दें। श्री राजेश कुशवाहा। हेलो हेलो हेलो। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अपने मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं आप सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विरासत के तमाम पहलुओं को विकास से जोड़कर महती कार्य किए जा रहे हैं। विगत दिनों उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन किया गया
जो दुनिया का सबसे लंबी अवधि का चलने वाला आयोजन बन गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि पिछले वर्ष 2024 के विक्रम उत्सव को एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल का अवार्ड प्राप्त हुआ, जबकि विगत वर्ष हुए विक्रम उत्सव को ई-मैक्सम ग्लोबल अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। उम्मीद है इस वर्ष भी विक्रम उत्सव अपनी उत्सव धर्मी संस्कृति पहचान को दुनिया में स्थापित करेगा। भारतवर्ष में उज्जैनी के सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य युग परिवर्तन और नव जागरण की एक महत्वपूर्ण धुरी रहे हैं और उनके द्वारा परिवर्तित विक्रम संवत हमारी एक अत्यंत मूल्यवान धरोहर है। विक्रम संवत हिंदू समाज का महज एक पर्व या 9 वर्ष भर नहीं है। विक्रम संवत तथा सम्राट विक्रमादित्य भारत के गौरव के मनोबल को और राष्ट्र की चेतना को जागृत करने का एक सच्चा अवसर है और भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत की गौरवशाली परंपरा और महापुरुषों के योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मानों की स्थापना की है। इतना ही नहीं, काल गणना के केंद्र उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य के नाम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई। सम्राट विक्रमादित्य विक्रम संवत और देश के गौरवशाली इतिहास को पुनः साकार करने हेतु सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य का मंचन आज से 5 अप्रैल तक इसी मैदान पर मंचित किया जा रहा है। 1 घंटे 40 मिनट की अवधि के इस प्रस्तुति में 225 से अधिक कलाकार, टेक्नीशियन, घुड़सवार का दल शामिल है। नाटक के दृश्यों को सजीव बनाने के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पालकी और ऊंट को भी हमने सम्मिलित किया है। मंच पर घोड़े को चढ़ते हुए आप देख सकेंगे। इसके साथ ही इस परिसर में सम्राट विक्रमादित्य और अयोध्या भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित आर्ष भारत, शिव पुराण, 84 महादेव, श्री हनुमान, मध्य प्रदेश के पवित्र स्थानों की प्रदर्शनियां भी लगाई गई है ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को हमारी समृद्ध विरासत से अवगत करा सके। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री बाबा विश्वनाथ। धन्यवाद आदरणीय राजेश जी। और इसी क्रम में मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रण दे रहा हूं मध्य प्रदेश के संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को वे आए और अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। आप जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सम्राट वीर विक्रमादित्य की मंच पर प्रस्तुति और इस अवसर पर हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान हो तो वो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। जोरदार गगनभेदी ताली बजा करके इस समूचे आयोजन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर ही मौजूद हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी आगंतुक अतिथिगण, इस अवसर पर मां गंगा के तीरे बाबा विश्वनाथ के धाम में आप जो हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होकर उस महावीर वीर सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करने के लिए 2000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत जिसको लेकर के पूरा देश सदैव अत्यंत आदर के साथ सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश में 3 भाइयों की जोड़ियां प्रसिद्ध हुई है। एक भगवान श्री राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी भर्तरी महाराज और सम्राट वीर विक्रमादित्य की होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस गौरवशाली भर्तरी परंपरा से भी हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है,
आज इस अवसर पर दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कुशल और अत्यंत सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट वीर विक्रमादित्य के उस जीवन काल से हम सब परिचित हो रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली काशी में जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का भी करिए, जिनके कारण से आज बदलते दौर में राजनीतिक धारा भी बदल रही है। दो राज्यों के बीच परस्पर सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हम अपने सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने नए नए गढ़ रहे हैं। हमारे प्राकृतिक संबंधों पर भी संसार के उस उथल पथल भरे माहौल में भी सकारात्मक संदेश देते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की बड़ी योजना पे भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से काम कर रही है। जब सुशासन की मिसाल की बात आ रही है तो वाकई विक्रमादित्य का काल तो वो अद्भुत है। ऐसे में आज संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यहाँ जो नाट्य मंचन किया जाएगा, मुझे इस बात का आनंद भी है महाराज जी कि यहाँ पर ये कलाकार जो यहाँ प्रकट अपना अलग अलग प्रकार से जो भूमिका निभाएंगे, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं उसमें कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई एमआर, कोई उद्योगपति, सब अलग अलग क्षेत्र के, लेकिन इस विषय के प्रति सब समर्पित लोग हैं जिन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के उस जीवन को याद करने के लिए एक तरह से पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए, यद्यपि हमारी कल्चर मिनिस्ट्री से हम विक्रमादित्य के लिए अपने अलग अलग प्रकार के एकेडमिक कार्यक्रम भी कराते हैं। 4 प्रकार की फेलोशिप जिसमें उनके हमारे सभी प्रकार के शैक्षणिक अलग अलग, जैसे हमारे आर्कियोलॉजी से लगा करके शास्त्रीय पद्धति से भी उनके विषयों को लेकर के विद्वानों की फेलोशिप दे करके उस पर भी काम करते हैं। लेकिन लोक रंजन की दृष्टि से उस युग को पुनर्जीवंत करने के लिए, नाट्य विधा को पुनर्प्रतिष्ठित करने का ये जो हमने मंचन किया है, आज का मंचन वाकई अद्भुत होने वाला होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः उत्तर प्रदेश की जनता का भी अभिनंदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन। पुनः एक बार मेरे साथ सब प्रेम से बोलेंगे, वीर विक्रमादित्य सम्राट महाराज की। धन्यवाद सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपनी वाणी से हमें अभिसिंचित किया और युग नायक सम्राट वीर विक्रमादित्य के जीवन गाथा पर होने वाले आज के इस नाटक की विषय वस्तु के बारे में यहाँ उपस्थित हजारों दर्शकों को अवगत कराया। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और इसके पश्चात हम प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से कि वे हमें अपनी वाणी से अभिसिंचित करें और कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जय महाकाल, जय महाकाल। राष्ट्र नायक सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के काशी के इस पावन धरा पर आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की धरा पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत वाराणसी श्रीमती पूनम मौर्य जी,
माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, अवधेश सिंह जी, त्रिभुवन राम जी, सुनील पटेल जी, सुशील सिंह जी, माननीय सांसद महंत बादयोगी उमेश नाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य सेंसराज विश्वकर्मा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वाराणसी के सभी बहनों और भाइयों और इस महानाट्य से जुड़े हुए सभी हमारे इसके निर्देशक, इससे जुड़े हुए कलाकार और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी बंधुओं का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को महाकाल की धरा के साथ इस महानाट्य रूपांतरण के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता के बंधन से जोड़ने का काम किया है। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है, जो विश्व के नाथ हैं, और उज्जैन महाकाल की पावन धरा। याद रखिए, काल की जो अवमानना करता है उसे महाकाल अपने आप ही अपना शिकार बना लेता है, और महाकाल की वह धरा कोई है तो उज्जैन है। महाकाल वहां साक्षात विराजमान है। उनकी कृपा हर उस पर बरसती है जो काल की गति को पहचान करके उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करता है। और आज यह सांस्कृतिक बंधन और प्रगाढ़ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से। बहनों और भाइयों, काशी में शैव परंपरा की इस महत्वपूर्ण नगरी में मां गंगा के तट पर इस महानाट्य रूपांतरण का पहली बार प्रस्तुति इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि 3 भाइयों की जोड़ी जो जग विख्यात है, भाई भाई में कैसा संबंध होना चाहिए, ये प्रभु राम और लक्ष्मण की जोड़ी, भगवान कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी जितनी विख्यात है उतनी ही भ्रतरी और महाराज विक्रमादित्य की जोड़ी भी उतना ही विख्यात है। और काशी इसकी साक्षी है। ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज विक्रमादित्य की जो परंपरा से, जहां महाराज भ्रतरी नाथ संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे और उनकी दीक्षा की भूमि उज्जैन तो थी, लेकिन साथ साथ उनकी साधना की भूमि काशी के ठीक उस पार चुनार का किला वो महाराज भर्तरी ने ही महाराज भर्तरी के नाम पर बनाया था। इस महानाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति के लिए जब ये मामला सामने आया मध्य प्रदेश सरकार से, तो मैंने सबसे पहला प्रस्ताव तो था कि काशी में हो, काशी में BLW में हो। जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई और दूसरा मैंने प्रस्ताव भी रखा था कि अगर यहां पे कोई अन्य कार्यक्रम हो रहे हो, पहले से बुक हो, उन स्थितियों में हम चुनार को भी इसके लिए चयन कर सकते हैं, क्योंकि चुनार तो महाराज भर्तरी की साधना की स्थली है।
और उस किले के पुनरुद्धार के साथ साथ उसके सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के वर्तमान में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, ये केवल एक नाट्य, महानाट्य का रूपांतरण ही नहीं है। आज की नई पीढ़ी को अपने मूल्य और आदर्शों से जोड़ने का एक बृहद अभियान का हिस्सा भी है। मैं इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।